नमस्कार साथियों, मैं अंजलि कुमारी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। साथियों, चलिए बुक को आगे समझते हैं और जानते हैं अहंकार क्या होता है। अहंकार और गर्व में अंतर। अहंकार सही रिश्ते बनाने में सबसे बड़ी रुकावट होता है। अहंकार अपने आप में नशा है। यह नुकसानदेह किस्म का गर्व है जो अड़ियलपन को जन्म देता है। स्वार्थ गर्व तो किसी काम के पूरे होने से मिलने वाली विनम्र संतुष्टि की भावना है। अहंकार से दिमाग टच आता है, जबकि गर्व की भावना से आदमी का हृदय विशाल होता है। दिमाग जितना चढ़ा होगा, सिर दर्दी उतनी बड़ी होगी, और दिल जितना बड़ा होगा, विनम्रता उतनी ज्यादा होगी। किसी की उपलब्धियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना, बददिमागी का हक किसी को नहीं है। गर्व जरूर होना चाहिए, लेकिन बददिमागी का नहीं। अहंकार, मैं सब कुछ जानता हूँ वाला नजरिया, ईगो द नो एट ऑल एटीट्यूड। एक अहंकारी व्यक्ति की दुनिया उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है, और वह समझता है कि दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। अहंकारी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से खुशमिजाज नहीं होता, बल्कि गलती से कभी कभी खुशमिजाज हो जाता है। एक बॉस ने अपने एक कर्मचारी से पूछा, तुम्हें तनख्वाह में कितनी बढ़ोतरी चाहिए? उस कर्मचारी ने कहा, बहुत ज्यादा, मैं भगवान से इसकी प्रार्थना करता आया हूँ। बॉस ने जवाब दिया, अब तुम्हें यह नहीं मिल सकती, क्योंकि तुमने इससे ऊंचे अधिकारियों से बात की है। एक अहंकारी दूसरे को सदा नीचे दिखाता है। अहंकार का भाव ऐसा बाम है जो मूर्खता के दर्द को कम कर देता है। अपनी भलाई के बारे में सोचने और स्वार्थी होने में क्या अंतर है? इन दोनों शब्दों के बीच का फर्क समझना जरूरी है। स्वार्थी होना नकारात्मक और बर्बादी लाने वाला भाव होता है। यह रिश्तों को तोड़ता है, क्योंकि यह गलत मूल्यों पर आधारित होता है। यह रिश्तों को तोड़ता है क्योंकि यह गलत मूल्यों पे आधारित होता है। स्वार्थी व्यक्ति पाने और खोने के सिद्धांतों पर विश्वास करता है। दूसरी ओर अपनी भलाई की चिंता करना उचित है। इससे समृद्धि, मानसिक शांति, अच्छी सेहत और खुशियां बढ़ती है। अपनी भलाई चाहने की भावना सबकी जीत में विश्वास करती है। ईर्ष्या, द्वेष, केकरा स्वभाव। ईर्ष्या उस बाघ की तरह है जो न केवल अपने शिकार को बल्कि उस हृदय को भी चीर डालती है जिसमें यह बसती है। केकरा स्वभाव क्या है? क्या आप जानते हैं कि यदि आप केकरे को किसी खुले हुए बक्से में डाल दे तो भी वे बक्से में ही रहेंगे। केकरे रेंगते हुए आसानी से बाहर निकलकर आजाद हो सकते हैं, मगर ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि केकरा का स्वभाव ऐसा होने से रोकता है। केकरा का स्वभाव ऐसा होने से रोकता है। जैसे ही कोई केकरा रेंग कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, दूसरे उसे नीचे खींच लेते हैं। इस तरह से कोई भी केकरा बाहर नहीं निकल पाता। वे सभी आजाद हो सकते हैं, लेकिन सोचिए उसका क्या हश्र होता है, मृत्यु। ईर्ष्या करने वाले लोगों पर भी यही बात लागू होती है। वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देते। जलन की भावना कमजोर स्वाभिमान का लक्षण है। यह सर्वव्यापी दुर्गुण है। सबसे बड़ी चुनौती उन समय आती है जब जलन की भावना किसी देश के राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा बन जाती है। जब देश पिछड़ने लगता है, आने वाली पीढ़ियों को
इसके भयंकर नतीजे भुगतने पड़ते हैं। जलन की भावना लोगों को भ्रष्ट बना देती है। हमें खुले दिमाग का होना चाहिए, न कि खाली दिमाग का। खुले दिमाग और खाली दिमाग में क्या अंतर है? खुला दिमाग लचीला होता है। यह गुणों के आधार पर किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। खाली दिमाग में अच्छी या बुरी कोई भी बात भरी जा सकती है। यह बिना जांचे परखे कुछ भी स्वीकार कर लेती है। चीजें हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वे है, बल्कि वैसी दिखती है जैसे हम हैं। यह एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी है जो अपने गांव के बाहर बैठा हुआ था। एक यात्री उधर से गुजरा और उसने उस व्यक्ति से पूछा, इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं? क्योंकि मैं अपना गांव छोड़कर किसी और गांव में बसने की सोच रहा हूँ। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, तुम किस गांव को छोड़ना चाहते हो? उस गांव में कैसे लोग रहते हैं? उस आदमी ने कहा, वे स्वार्थी, निदर्दी और रूखे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब दिया, इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। कुछ समय बाद एक दूसरा यात्री वहां आया और उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा। बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे भी पूछा, तुम किस गांव को छोड़ना चाहते हो? उसमें कैसे लोग रहते हैं? उस यात्री ने जवाब दिया, वहाँ के लोग विनम्र, दयालु और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस गांव में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। आम तौर पर हम दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि जैसे हम खुद हैं वैसे देखते हैं। ज्यादातर मामले में दूसरे लोग का व्यवहार हमारे ही व्यवहार का आईना होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो हम दूसरों की नीयत भी अच्छी मान लेते हैं। अगर हमारा इरादा बुरा होता है तो हम दूसरों के इरादों को भी बुरा मान लेते हैं। भरोसा, ट्रस्ट। सभी रिश्ते भरोसे पर आधारित होते हैं, जैसे कि मालिक, नौकर, माँ बाप, बच्चे, पति पत्नी, गुरु, विद्यार्थी, खरीदने वाले, बेचने वाले और ग्राहक, सेल्समैन का रिश्ता बिना निष्ठा और ईमानदारी के भरोसे कैसे हो सकता है? भरोसे से संकट में पड़ने का मतलब है सच्चाई का संकट में पड़ना। भरोसा भरोसेमंद पर ही किया जाता है। भरोसा इन बातों से पैदा होता है। विश्वसनीयता वचनबद्धता से जन्म लेती है। विश्वासी आदमी के बारे में पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है। आपसे मेलजोल का महत्व। स्थिरता, विश्वास बढ़ती है। सम्मान, खुद और दूसरों का सम्मान करने से इंसान का गौरव बढ़ता है और उसमें दूसरों की परवाह करने का नजरिया पैदा होता है। निष्पक्षता, न्याय और निष्ठा के भाव को जगाती है। खुलापन दूसरों की बात ध्यान से सुनने और उनके विचारों के साथ साझेदारी की इच्छा दर्शाता है। समानता, कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। अगर कोई कहता कुछ और करता कुछ है तो आप उसका कैसे यकीन करेंगे? क्षमता, काबिलियत और सेवा की भावना से जन्म लेती है। ईमानदारी, विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण अंग है। स्वीकृति, सुधार के प्रयास के बावजूद हमें एक दूसरे की कमियों और खूबियों को एक हद तक कबूल करने की जरूरत होती है। चरित्र, किसी इंसान में कितनी भी योग्यताएं क्यों ना हो, लेकिन वह चरित्रहीन है तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। साहस, जिस इंसान में साहस की कमी होती है वह तकलीफ में आपका साथ जरूर छोड़ देगा। भरोसे का महत्व प्यार से भी ज्यादा है। हम कुछ लोगों को प्यार तो कर सकते हैं लेकिन उन पर भरोसा नहीं कर सकते।
रिश्ते बैंक अकाउंट की तरह है। हम उनमें जितना जमा कर सकते हैं वे उतने ही बढ़ते हैं, इसलिए हम उतना ही निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना जमा किए निकालने की कोशिश करेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। कई बार हम महसूस करते हैं कि हमने ज्यादा निकाल लिया है, मगर सच्चाई यह होती है कि हमने बहुत ही कम जमा किया होता है। खराब रिश्तों और भरोसे की कमी के कुछ नतीजे नीचे बताए गए। तनाव, खराब सेहत, आपसी संवाद की कमी, अविश्वास, चिड़चिड़ापन, क्रोध, बंद दिमाग या संकुचित सोच, पूर्वग्रह, टीम भावना का अभाव, आत्मबल का टूटना, अविश्वसनीयता, असहयोग व्यवहार, आत्मसम्मान की कमी, टकराव, संदेह, मायूसी, उत्पादकता में कमी, उदासीनता, अकेलापन। तो साथियों, हमने अध्याय 7 को भी कंप्लीट कर लिया है और अध्याय 8 की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अध्याय 7 का कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं फिर से दोहराना चाहूंगी। पहला, कुछ सेकंड तक गौर करें कि आप लोगों तक क्या संदेश पहुंच रहे हैं। इस पर आप अच्छा संदेश पहुंचा सकते हैं या बुरा। यदि आपकी शख्सियत लोगों तक गलत संकेत पहुंचा रही हो तो संकेत को बदलने के लिए ठोस प्रयास करें। अच्छाई की तलाश करें तो आप उसे जरूर पालेंगे। दूसरा, अच्छे रिश्ते बनाने और कायम रखने की राह में रुकावट बनने वाले कारणों की नीचे दी हुई लिस्ट पर गौर करें। अगर आपको खुद में इनमें से कोई लक्षण मौजूद मिलता है तो उसे दूर करने के लिए 1 सप्ताह का समय दें। स्वार्थी रवैया, तहजीब की कमी, लापरवाही भरा व्यवहार, वचन न निभाना, रूखा व्यवहार, निष्ठा और ईमानदारी की कमी, आत्म केंद्रित होना, अखरपन और अहंकार। चलिए साथियों, तो हम अध्याय 8 स्टार्ट करते हैं। अच्छी शख्सियत बनाने के 25 तरीके। अच्छी शख्सियत बनाने के 25 तरीके। जिसे उड़ना हो उसे पहले खड़ा होना, चलना और दौड़ना आना चाहिए। अच्छी शख्सियत बनाने के तरीके। पहला कदम, जिम्मेदारी स्वीकार करें। जिम्मेदारियां उस व्यक्ति की तरफ खींची चली आती है जो उसे कंधे पर उठा सकता है। जब लोग अतिरिक्त जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं तो दरअसल वे अपनी उन्नति का दरवाजा खोल रहे होते हैं। जवाबदेही को स्वीकार करना ही जिम्मेदार व्यवहार है और यह उसकी समझदारी और परिपक्वता को दिखाता है। जिम्मेदारी कबूल करने की भावना हमेशा नजरिए और उस माहौल की छवि होती है जिसमें हम काम करते हैं। ज्यादातर लोग कुछ अच्छा होने पर तुरंत श्रेय ले लेते हैं, मगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गलती होने पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। अगर एक व्यक्ति जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं करता तो उसे छुटकारा नहीं मिलती। इसलिए आपका मकसद जिम्मेदारी व्यवहार का विकास होना चाहिए। इल्जाम लगाने का खेल बंद करें। यह कहना छोड़ दे कि हर कोई ऐसा करता है। ऐसा तो कोई नहीं करता, सारा दोष तुम्हारा है। जो लोग खुद जिम्मेदारी नहीं उठाते वे लोग माँ बाप, गुरु, वंश, ऊपर वाले, भाग्य या ग्रह नक्षत्रों को दोष देते हैं। जिम्मेदारी व्यवहार का विकास बचपन से ही किया जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी में एक हद तक आज्ञा पालन की भावना न हो तो उसे इस तरह का व्यवहार करना नहीं सिखाया जा सकता। जॉनी बोला, मम्मी, जिमनी ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। माँ ने पूछा, उसने ऐसा कैसे किया? जॉनी ने उत्तर दिया, जब मैंने उस पर पत्थर फेंका तो वह झुक गया। जो लोग बिना जिम्मेदारी स्वीकार किए अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं वे अक्सर अपने अधिकारों को भी खो बैठते हैं।
जिम्मेदारी के दायरे में सोच विचार कर काम करना भी शामिल है। जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना छोटेपन का नतीजा है। जरा सोचिए, जरा सोच कर देखिए, तंग दिमाग वाले लोग जरूरी कामों को करने के बजाय जिम्मेदारियां और औरों के कंधे पर डालने की कोशिश में लगे रहते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी। पुरानी भारतीय मान्यता हमें यह सिखाती है कि हमारी पहली जिम्मेदारी समाज के प्रति, दूसरी परिवार के प्रति और तीसरी खुद के प्रति। उस समाज का पतन होने लगता है जिसमें इसका क्रम उल्टा होता है। सामाजिक जिम्मेदारी। हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। जिम्मेदारी और आजादी हाथ में हाथ डाले चलती है। एक अच्छे नागरिक की यह पहचान है कि वह अपना बोझ खुद उठाने को तैयार रहे। महानता की कीमत जिम्मेदारी है। समाजों की बर्बादी चोर उचक्कों की करतूतों से उनकी उतनी नहीं होती जितनी कि अच्छे लोगों के निकम्मेपन से होती है। कैसा विरोधाभास है, अगर अच्छे लोग निकम्मेपन कर बर्बादी सहते हैं तो वे अच्छे कैसे हो सकते हैं। सलाह यह है कि क्या वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। बुराई के जड़ जमाने के लिए इतना काफी है कि अच्छे लोग कुछ न करें और बुराई जड़ पकड़ लेगी। दूसरा कदम, औरों की परवाह। एक दिन एक 10 साल का बच्चा एक आइसक्रीम की दुकान पर गया और टेबल पर बैठकर एक महिला वेटर से पूछा, एक कोन आइसक्रीम कितने की है। उसने कहा 75 सेंट की। बच्चा हाथ में पकड़े सिक्कों को गिनने लगा। फिर उसने पूछा कि छोटी कप वाली आइसक्रीम कितने की है। वेटर ने बेसब्री से कहा 65 सेंट की। लड़का बोला, मुझे छोटा कप ही दे दो। लड़का अपना आइसक्रीम खाया, पैसे दिया और चला गया। जब वेटर खाली प्लेट उठाने के लिए आई तो उसने जो कुछ देखा वह बात उसके मन को छू गई। वहां 10 सेंट्स टीप के रखे हुए थे। उस छोटे बच्चे ने उस वेटर का ख्याल किया। उसने संवेदनशीलता दिखाई थी। उसने खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा। अगर हम सब एक दूसरे के लिए उस छोटे बच्चे की तरह सोचे तो यह दुनिया कितनी हंसी हो जाएगी। दूसरों की ख्याल करें और नम्रता का शिष्टता दिखाएं। दूसरों का ख्याल रखना यह दिखाता है कि हम उनकी परवाह करते हैं। तीसरा कदम, सबकी जीत के बारे में सोचें। एक आदमी के मरने के बाद सेंट पीटर ने उससे पूछा कि तुम स्वर्ग में जाना चाहोगे या नरक में। उस आदमी ने पूछा कि फैसला करने से पहले क्या मैं दोनों जगह देख सकता हूँ। सेंट पीटर पहले उसे नरक में ले आए। वहां उसने एक बहुत बड़ा हॉल देखा जिसमें एक बड़ी मेज पर तरह तरह की खाने की चीजें रखी थी। उसने पीले और उदास चेहरे वाले लोगों की कतारें भी देखी। वे बहुत भूखे जान पड़ रहे थे और वहां कोई हंसी खुशी न थी। उसने एक और बात पर गौर किया कि उसके हाथों में 4 फुट लंबे कांटे और छुरियां बंधी थी जिससे वे मेज के नीचे पर पड़े खाने को खाने की कोशिश कर रहे थे मगर वे खा नहीं पा रहे थे। फिर वह आदमी स्वर्ग देखने गया। वहां भी एक बड़े हॉल में एक बड़ी मेज पर ढेर सारा खाना लगा था। उसने मेज के दोनों तरफ लोगों को लंबी कतारें देखी जिसके हाथों में 4 फुट लंबी छुरी और कांटे बंधे हुए थे। ये लोग खाना लेकर मेज की ओर
मेज की दूसरी तरफ से एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, जिसका नतीजा था कि खुशहाली, समृद्धि, आनंद और संतुष्टि। वे लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, वे बल्कि सबकी जीत के बारे में सोच रहे थे। वही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब हम अपने ग्राहकों, अपने परिवार, अपने मालिक, अपने कर्मचारी की सेवा करते हैं तो हमें जीत खुद व खुद मिल जाती है। चौथा कदम, अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। जो मन में आए वही बोलने से आदमी को बाद में वह सुनना पड़ता है जो उसे पसंद नहीं होता। व्यवहार में चतुर बने। व्यवहार में चतुर होने का मतलब है कि हम अपने शब्दों का चुनाव समझदारी और होशियारी से करें और जाने कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। इसका मतलब यह जानना भी है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। व्यवहार कुशलता के बिना प्रतिभा हमेशा काम नहीं आ सकती। शब्दों से हमारा नजरिया झलकता है। शब्द हमारी भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं और हमारे रिश्तों को तोड़ सकते हैं। लोगों को इतनी चोट तो कुदरत की मचाई तबाही से भी नहीं पहुंचती जितनी की गाली गलौज या कठोर शब्दों से पहुंचती है। सोच के बोले, ना कि बोल के सोचे। समझदारी और बेवकूफी में यही फर्क। जरूरत से ज्यादा बोलने का मतलब यह नहीं होता कि आप बातचीत करने में कुशल हैं। बोलिए कम, कहिए ज्यादा। एक बेवकूफ बिना सोचे समझे बोलता है, एक बुद्धिमान सोच समझकर कहता है। करवाहट भरे शब्द भरपाई न किया जा सकने वाला नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार देखा गया है कि माँ बाप द्वारा बच्चों से की जाने वाली बातचीत का ढंग उसके भविष्य को शक्ल देता है। मुंह से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। एक किसान ने अपने पड़ोसी की निंदा की। अपनी गलती का एहसास होने पर वह पादरी के पास क्षमा मांगने गया। पादरी ने उसे कहा कि वह पंखों से भरा एक थैला सड़क के बीचों बीच बिखेर दे। किसान ने वही किया। फिर पादरी ने कहा कि जाओ और सभी पंख थैले में भर लाओ। किसान ने ऐसा करने की बहुत कोशिश की, मगर सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ गए थे। जब वह खाली थैली लेकर लौटा तो पादरी ने कहा कि यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होता है। तुमने बात तो आसानी से कह दी, लेकिन उसे वापस नहीं ले सकते। इसलिए शब्दों के चुनाव में ज्यादा समझदारी बरतनी चाहिए। पांचवा कदम, आलोचना और शिकायत न करें। जब मैं आलोचना की बात करता हूँ तो मेरा मतलब नकारात्मक आलोचना से है। हम आलोचना क्यों न करें? जब किसी की बुराई की जाती है तो उसका रवैया खुद को बचाने का हो जाता है। एक आलोचना एक ड्राइवर को पागल बना देने वाले बैक सीट ड्राइवर की तरह होता है। क्या इसका मतलब है कि हमें कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए, या हम सही आलोचना कर सकते हैं? सही आलोचना, रचनात्मक आलोचना कैसे दी जा सकती है? नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मदद करने के इरादे से आलोचना कीजिए। आलोचना करते समय हल पेश करना भी जरूरी है। व्यवहार की आलोचना करें, ना कि व्यक्ति की, क्योंकि जब हम व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो उसके
स्वाभिमान को ठेस पहुंचते हैं। सहायता करने की इच्छा होने पर ही आलोचना करने की हक मिलता है। अगर आलोचना करने में आलोचक को आनंद नहीं मिल रहा है तो उसे आलोचना करने का हक है, लेकिन उसे आलोचना करने में मजा आने लगे तो आलोचना रोक देनी चाहिए। दूसरों को प्रेरित करने वाली आलोचना के बारे में सुझाव। कोच बने, सहायता करने की भावना से आलोचना करे। कोच अपने खिलाड़ियों की आलोचना उसके खेल को सुधारने के लिए करता है। अगर हम किसी को समझाते हैं और उसकी परवाह करते हैं तो उससे संबंधित व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। हमारा नजरिया सुधारने वाला होना चाहिए, ना कि सजा देने वाला। तुम हमेशा या तुम कभी नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय आलोचना सीधे शब्दों में करें। घुमा फिरा कर बात करना तकलीफ देता है। पहले असलियत को जाने, फिर सोचे समझे। हमें अपनी राय रखने का हक तो है, लेकिन गलत तथ्यों के आधार पर राय बनाने का हक नहीं है। आलोचना करने में जल्दबाजी न दिखाएं, शांत और दृढ़ रहे। आलोचना समझाने के लिए करें, ना कि डराने धमकाने के लिए। तीखा स्वभाव न अपनाएं, क्योंकि यह नाराजगी का निर्माण करता है। आलोचना सही तरीके से की जाए तो इसे बार बार दोहराने की जरूरत कम ही पड़ती है। आलोचना हमेशा अकेले में करें, सबके सामने नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मित्रता की भावना बनी रहती है, जबकि दूसरों के सामने आलोचना करना अपमानजनक लग सकता है। दूसरे इंसान को अपनी सफाई पेश करने का मौका दे, उसे गलतियां सुधारने के फायदे बताएं और गलतियां न सुधरने के नुकसान भी बताएं। किसी को उसके दोष बताने के बजाय उसे खुद अपने को सुधारने वाले सुझाव देने के लिए कहे। काम पर उंगली उठाए, इरादों पर नहीं। अगर इरादों पर ही संदेह हो तो संबंध तोड़ देना ही बेहतर होगा। काम की आलोचना करें, ना कि काम करने वालों की। आलोचना करते समय निजी नाराजगी जाहिर ना करें। आलोचना दायरे में ही सीमित रखें, इसे जरूरत से ज्यादा न करें। आलोचना दवा देने की तरह है। दवा सही मात्रा में देना या लेना ही ठीक है। ज्यादा देने से नुकसान होगा और कम का असर नहीं होगा। उसी तरह आलोचना भी दायरे में ही होनी चाहिए। सही ढंग से किए जाने पर यह बहुत फायदेमंद हो सकती है। आलोचना करने पर अगर कोई अपनी गलती सुधार लेता है और सही कदम उठाता है तो उसे शाबाशी दे। अपनी बात सकारात्मक रुख और प्रशंसा के साथ खत्म करें। आलोचना स्वीकार करना। हो सकता है कि हमारी आलोचना कभी सही और कभी गलत ढंग से की जाती हो। दुनिया में महान लोगों की भी आलोचना हुई है। सही आलोचना फायदेमंद हो सकती है और इसे एक अच्छी सलाह के रूप में कबूल करना चाहिए। नाजायज आलोचना असल में छिपी हुई तारीफ है। आम लोग जीतने वाले को पसंद नहीं करते। लोग जब सफल नहीं होते और उसके पास बातचीत करने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता तो वे सफल लोगों को निशाना बनाते हैं। आलोचना से हमेशा बचे रहने का केवल एक ही तरीका है कि हम न तो कुछ करें, ना ही कहे, ना ही अपने पास कुछ। साथियों, अगर इस बुक का ऑडियो आपको अच्छा लग रहा हो और आप इसे और भी सुनना चाहते हो
इसे आगे और सुनना चाहते हो तो आप इस चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास जाए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।